अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से 7 लाख की आय में कोई टैक्स नहीं, ये बात कही वित्त मंत्री ने और तमाम बातें कही। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अंतरिम बजट 2024 के हवाले से तमाम अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अंतरिम बजट में बड़ा ऐलान भी किया गया, 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, ये ऐलान किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये भी वित्त मंत्री ने बताया अपने खिताब में। 20 शहरों में मेट्रो सेवा चल रही है, ये तमाम बातें उन्होंने कही अभी। और 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। पीएम किसान निधि से 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मदद मिली है, ये भी उन्होंने कहा अपने संबोधन में। फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल होगा और 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं। डेयरी विकास के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया गया है। दुग्ध किसानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये खास बातें अंतरिम बजट 2024 की आपको बता रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। और तेज विकास दर के लिए नई आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं। उन्होंने भी कहा कि रोजगार के 55 लाख मौके पैदा किए गए और युवाओं के लिए 3000 ITI बनाई गई और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ है। 1361 अनाज मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ज्ञान का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है, उन्होंने कहा। और 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा दी गई। राम मंदिर पीएम मोदी का संकल्प है, वित्त मंत्री ने यह भी कहा। और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाएंगे, वित्त मंत्री ने बताया। 20 शहरों में मेट्रो सेवा चल रही। 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं। रेलवे के लिए अंतरिम बजट में ऐलान किया गया है, ये तमाम बातें रखी गई सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान पीएम का नारा है, वित्त मंत्री ने बताया। तो ये हाइलाइट्स हैं बजट के जो हम आपको बता रहे हैं। अंतरिम बजट 2024 के हाइलाइट्स, 3 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये भी कहा वित्त मंत्री ने। और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। उनका सरकार का किसानों की आय बढ़ाने पर जोर है और 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा दी गई। सभी को पक्का मकान मुहैया करवाया जाएगा। पारदर्शी, जवाबदेह और लोक केंद्रित आधारित प्रशासन है अभी देश में, उन्होंने ये भी कहा। और 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। ई वाहन निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं और मेट्रो रेल शहरी विकास के लिए जरूरी है। पीएम मुद्रा योजना में 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया। और उन्होंने कहा कि रोजगार के 55 लाख मौके दिए गए, युवाओं के लिए 3000 ITI बनाई गई। 1361 अनाज मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई वाहन को भी शुमार किया गया। बड़े शहरों में आधुनिक परिवहन की व्यवस्था होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा दी गई। 2070 तक नेट जीरो मिशन पर काम किया जाएगा। 5 साल में करदाता सेवाओं में सुधार पर जोर है। नए दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं वित्त मंत्री। 2025 तक राजकोषीय घाटा 4.5% तक हुआ, वित्त मंत्री ने भी बताया। और 10 सालों में प्रत्यक्ष कर 10 गुना बढ़ा है। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही। जुलाई में विकसित भारत का रोड मैप पेश करेंगे, ये भी कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो उनके संबोधन की खास बातें जो आपको बता रहे हैं, बजट में इस बार क्या है खास, ये हम आपको तफसील से बता रहे हैं। इससे पहले पूरा संबोधन आपको सुनवाया हमने वित्त मंत्री का। उन्होंने भी कहा कि इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की गई और 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा दी गई।
तो अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया गया संसद में और इस दौरान वित्त मंत्री ने अपना संबोधन दिया। उनका 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, रोजगार के मौकों में इजाफा किया गया, सबका साथ सबका विकास पर काम किया जा रहा है। देश में हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने कहा जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने भी कहा कि गरीबों को सशक्त करने में हमारा विश्वास है। वित्त मंत्री ने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ा गया है और इस समावेशी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण विकास किया जाएगा और सौर प्रणाली वाली 1 करोड़ परियोजनाओं को अमल में लाएगा। आइए सुनते हैं वित्त मंत्री ने कौन सी खास बातें कही बजट को लेकर। Goal. We need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the assumed office in 2014. The country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms.
PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts, has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. तो वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया है। अंतरिम बजट 2024 के हाइलाइट्स थे जो हमने आपको दिखाए। चलिए अपनी बातचीत के सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगे। मोहित जान जी सीए हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित जी, बजट पेश कर दिया अंतरिम बजट वित्त मंत्री ने, ये हाइलाइट्स हमने अपने टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक भी पहुंचाई। बतौर सीए आप क्या कहेंगे, कैसा रहा अंतरिम बजट? देखिए, आज का जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पर पेश किया गया, मुझे लगता है कि शायद सरकार इतने कॉन्फिडेंस में है कि चाहे कोई नई नीतियां, चाहे नई छूट दिए बिना शायद वो सत्ता वापसी करने के मूड में है। जनरली देखा जाता है कि जब सरकार अंतरिम बजट अपना पेश करती है तो उसमें कुछ लोक लुभावनी नीतियां और नई रियायतें सरकार जनरली घोषित करती है कि ताकि देश की जनता को उनको लुभा सके और उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सके आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी निश्चित करने के लिए। परंतु आज की वित्त मंत्री जी ने जो आज का बजट पेश किया, ये मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस तहत क्या सोच कर, क्या समझ कर किया। ये सही बात है जो उन्होंने नीतियां बताई वो काफी बहुत पुरानी नीतियां जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चली आ रही हैं और जो चल रही हैं, तो उसको तो ठीक है, बट जनरली जो मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे वालों को जो उम्मीद होती है, एक किसान को जो उम्मीद होती है कि शायद आज मंत्री जी के पिटारे में से उनको कुछ मिल सकता है, वो आज शायद उनके लिए निराशाजनक रहेगा देखा जाए तो। परंतु दूरगामी बजट है, सरकार आज का सोच के नहीं चलती है, आने वाले कई सालों का सोच के चलती है। 2047 का जो लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है, 2070 का भी आज एक विजन वित्त मंत्री जी द्वारा दिया गया मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके परिणाम अच्छे होंगे, तो आने वाला भविष्य इसमें बताएगा। पर मेरा मानना ऐसा था कि कहीं ना कहीं सरकार को आज कुछ ना कुछ रियायतें का घोषणा जरूर करनी चाहिए थी, ताकि एक जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी पेशे वाला वर्ग है, उसको कहीं एक खुशी की लहर थी और उसको शायद जो भारी कर जो आज वो पे कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं रियायत मिली। जी, तो मोहित जी क्या लगता है, उम्मीदों पर परंपरा एक बार फिर से भारी पड़ी? टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई? उम्मीदों पे परंपरा भारी पड़ी और इसका तो हमने पिछले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम से भी देख लिया था कि जिनका नाम चैनलों पे नहीं चल रहा था वो कई दूसरे निकल कर आए थे। तो शायद मोदी जी की नीति अब ये भी रही है कि सोचने वाले जो सोचते रहे पर अपने को दूसरा धप्पा बोलना है। तो शायद उसी चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं आज जो नई घोषणाएं नहीं हुई, हालांकि देखा जाए तो कोई भार भी नहीं पड़ा एक्सपेंडिचर का, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और एक नया दूरगामी एक सोच दी गई है कि हम आने वाले सालों में ऐसा करने वाले हैं। नया कॉरिडोर का अनाउंसमेंट करना, छोटे शहरों में एयरपोर्ट की स्थापना करना,
और बताया गया है कि आने वाला समय परिवहन का बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं शायद ये एक वो चेंजेस हो सकते हैं तो आने वाले टाइम में भविष्य को आने वाले जनरेशन को देखने को मिले। हालांकि ये जरूर हुआ मोहित जी की कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 5% करने का सिंपल सा एक जो मुझे लगता है नहीं 22%, 22 5% कम किया जो गया है जी। तो कहीं ना कहीं ये एक नया वो चीज कह सकते हैं जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी तरफ आकर्षित करना। हालांकि बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए भी नहीं की गई है। 5% अगर उसका कर कम किया गया तो इसमें आने वाले जो खाद्य पदार्थ है या महंगाई है उससे कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो 5% कम किया गया है बहुत बड़ा जिसका हम देख सकते हैं कि वो स्टेप नहीं है कि जिसमें हमें आने वाले टाइम में इसमें महंगाई में कम देखने को मिले या चीजों को कम देखने को मिले। हाँ, अगर यही चीज अगर जीएसटी में की जाती तो शायद महंगाई दर जो थी वो कम हो सकती थी। पर कॉर्पोरेट टैक्स लिखा जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उसमें मिडिल क्लास फैमिली नौकरी कर रहा है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा नौकरी वाले को, भले ही जब कॉर्पोरेट सेक्टर के खुद के कुछ प्रॉफिट पे टैक्स को कम कर दिया गया हो। तो बहुत बड़े इसमें बहुत बड़ा स्टेप इसको हम नहीं कह सकते। ठीक है मोहित जैन जी, कुछ सांसदों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अंतरिम बजट पर, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं जरा। विश्व में भारत को आगे बढ़ा रहा है और विश्व भारत को देख रहा है। एक और बात कही उन्होंने कि जुलाई में जब पूरा बजट पेश करूंगी, तो किस तरीके से इस मतलब को समझते हैं? नहीं, इसका मतलब है जनता प्यार दे रही है, ये प्यार का अवलोकन है। जैसे बजट में हर साल में हम टैक्सेशन का अवलोकन करते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं, उसका गणित देखते हैं। ये भी गणित उसी का है कि जनता के प्यार का गणित है कि जुलाई में बजट होगा। लेकिन बहुत जरूरी बात है, उसके पहले जो व्हाइट पेपर आएगा तो हमारा जो नव मतदाता है वो जरूर देखेगा 2014 के पहले भारत की स्थिति कितनी खराब थी और 10 साल में भारत ने क्या क्या नहीं अचीव किया है। मैडम, तो अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया गया और वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही जो हमने आपको तफसील से बताई भी। हो, उद्योगपति हों, बेरोजगार लोग हों, सभी लोगों के लिए बजट बहुत ही लाभदायक। इनकम टैक्स में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अभी चुनावी वर्ष है, अब देखिए। भारत के लिए चल रहे, तो जो कुछ भी होगा वो एक साथ भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है, आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया जाए। நிதிநிலை அறிக்கை அரசாங்கத்துடைய வாடிக்கையான செலவுகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக சமர்ப்பிக்கும் பட்ஜெட் தான் இது. இதுல எந்த விதமான அறிவிப்பும் வாடிக்கையாக இருக்காது. அதேபோல் எந்த அவர்களையே அவர்கள் புகழ்ந்து கொள்ளும் வாடிக்கையாக புகழ்ந்து கொள்ளும் செயல்களில் ஈடுபட்டார்கள். This is a mere administrative exercise to ensure that the government of India has the requisite funds to carry on its normal business until the new parliament is constituted and a new government is formed. And that's what they have done, except for making their obligatory self-congratulatory self-praise phrases. There nothing else is there, and nothing should have been there, and rightly so, nothing is there. In Tamil तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब अंतरिम बजट 2024 पेश किए जाने के बाद किसान, कारोबारी, नौकरी पेशा सबका जिक्र किया गया अंतरिम बजट में। अब इन सभी को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। बता दें आपको कि अंतरिम बजट था, लिहाजा कोई लोक लुभावन वादे और नीतियों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन प्राथमिकताओं पर जरूर बात की गई है वित्त मंत्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना के लिए समिति बनाई गई है। उन्होंने खास तौर पर खवातीन का, महिलाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए हैं, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया वित्त मंत्री ने। मेरे सहयोगी आरती मेरे साथ बनी हुई हैं, उन्हीं का रुख करेंगे अब यहाँ पर आगे बातचीत के लिए। आरती, अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। महिलाओं पर, नौजवानों पर, किसानों पर और कम आमदनी वाले लोगों पर खास तौर से तवज्जो दी गई है इस बजट में। क्या लगता है आरती आपको, अंतरिम बजट 2024 को लेकर क्या कहता है आपका तजुर्बा? देखिए, अगर हम अंतरिम बजट 2024 की बात करते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, क्योंकि माना यही जा रहा था कि हो सकता है कि बजट में कुछ बड़े बदलाव हो, लेकिन उस तरह के कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वादे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। कहा गया है कि हम लगातार केवल ये प्रयास ज़रूर करते रहेंगे कि हम रोज़गार को बढ़ावा दें। कहा यह भी गया है कि रोज़गार को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस एक तो इस पर रखा गया है कि गरीबों को मुफ्त अनाज जिस तरह से दिया जा रहा था, स्कीम को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि रेलवे के बजट को बढ़ाने की बात कही गई है। और अगर हम पूरे के पूरे बजट पर नजर डालते हैं तो कोई बहुत बड़ा हम बदलाव नहीं देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक लोक लुभावन बजट भी से कहा जा सकता है। देखिए, जिस तरह से पहले से एक लिमिट तय थी बजट में कि अगर आपकी घरेलू इनकम 7 लाख रुपए है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, वही कायम रखी गई है। लेकिन एक उम्मीद जरूर जताई गई है कि जिस रफ्तार से देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है, ये रफ्तार और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन बड़ी बात इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सरकार भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं रही होगी, क्योंकि देखिए ये 24 का चुनाव सामने खड़ा है। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई बड़े फैसले नहीं लिए गए हैं, लेकिन ये जरूर प्रयास किया गया है कि इस बजट के माध्यम से कुछ लोक लुभावन चीजें की जाए, जिनमें मुफ्त अनाज वाली स्कीम सबसे महत्वपूर्ण रखी है। बड़ी बात ये भी कही गई है कि हम किसानों को जिस तरह से पीएम निधि के तहत पैसा हर साल दे रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा। और किसानों के लिए प्रयास ये किया जाएगा कि किसानों को तकनीक से जोड़ा जाए। अब तकनीक से जोड़ने को लेकर ये जरूर कहा जा रहा है कि किसानों को ड्रोन तकनीक अपनाने के लिए, साथ ही साथ नई नई खेती बाड़ी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा नई नई स्कीमों का आगाज होगा। हमने बात की है एक ऐसे तबके की जो चल रहा है, जो काम है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े। हमारी यही तो ख्वाहिश है। टूरिज्म बढ़े। G20 में जो आए थे, टूरिज्म की मीटिंग हुई थी कश्मीर में, हम उम्मीद करते हैं कि बाहर से और लोग आएंगे टूरिज्म में। और अभी बर्फ़ पड़ी है अच्छी, तो स्कीइंग के सीज़न शुरू हो जाएगा, उम्मीद करते हैं वो भी आएंगे। महिलाओं के लिए लखपति बहुत अच्छा है, वो लखपति बनेगी, इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, उससे घर और भी आबाद होगा। हम उम्मीद करेंगे कि वो नरम रहेंगी, ये ना हो कि फिर शादियां टूट जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की हालत तो वैसी हो रही है कि शादी ज़्यादा देर चलती नहीं है। उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे घर चलें, घर आबाद रहें, शादियां आबाद रहें, ये ज़रूरी है। तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना अभी, उन्होंने कहा कि बेहतर की उम्मीद है।
तो आरती, आपने सुना, अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि जैसे कि आपने कहा, कोई लोक लुभावन वादे तो नहीं किए गए, लेकिन महिलाओं पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। की बात करें तो महिलाओं के लिए जो कुल ऐलान किया गया है उसमें आप देखिए कि टारगेट बहुत बड़ा सेट कर दिया गया है। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख, आप देखिए 83 लाख का आंकड़ा, स्वयं सहायता समूहों का अहम योगदान उन्होंने कहा है कि हमें मिला के, और इसीलिए हम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद दे पाए हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि हम और भी ज्यादा प्रयास करेंगे। लक्ष्य ये रखा गया है कि लखपति दीदी का जो ये आंकड़ा अब हासिल किया गया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसको अब 3 करोड़ तक बढ़ा दिया जाएगा। अब इस बजट में तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा, और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो किसान, कारोबारी, महिलाएं, किसको बजट से क्या मिला, अब इस पर चर्चाएं शुरू हुई हैं और अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी। संसद भवन के बाहर प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं अब तमाम सांसदों की, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार। आरती बनी हुई है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। जी आरती, अपनी बात मुकम्मल करें। आरती, माफ कीजिएगा, आपको फिर से रोक रहे थोड़ी देर के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी, सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है, इनोवेशन एक जन आंदोलन के रूप ले रहा है, और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। आने वाले दिनों में भारत एक जिम्मेवार देश के नाते विश्व समस्या की साथ साथ भारत की रोजगार सृजन, भारत की ईज ऑफ लिविंग, भारत में एक चरम सुखद स्थिति तक ले आने के लिए काम होगा। आपके मंत्रालय से दो सवाल है संबंधित सर कि एक जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को, युवाओं को स्किल्ड किया गया है, और दूसरी तरफ 390 यूनिवर्सिटी खोले गए हैं पिछले 10 साल में, इसके बारे में जानना। देखिए, PM श्री के बारे में चर्चा हुई है, नए यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा हुई है, नए IIT, नए IIM, ये सारे जो उल्लेख किया गया है, ये सब उस दिशा में एक एक कदम है। स्किल इंडिया के तहत 1 करोड़ 40 लाख नई पीढ़ी की लोगों को स्किल, अपस्किल, रीस्किलिंग करने की बात कही गई है। ये आने वाले दिनों में और गति पकड़ेगी। इस बजट, जिस प्रकार की कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ी है इस बजट में, जिस प्रकार की देखिए 3 नया रेलवे कॉरिडोर की बात कही गई, इसकी सीधा सीधा अर्थ ज्यादा लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा, ज्यादा स्किल मैन पावर लगेंगे, लोगों की जीवन मान में बढ़ोतरी होगा। ये सीधा सीधा कहता है ये बजट। मैं अगर एक लाइन पे उसको कहूं, वेलफेयर और वेल्थ क्रिएशन दोनों की संतुलन की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जादुई करिश्मा है। तो ये प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं बजट को लेकर, और सबकी नजरें थी इस पर कि अंतरिम बजट में आखिर क्या खास होगा। इस पर आपको ये भी बता दें कि
टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं हुई है। जो परंपरा थी, जो तरीका था, वो बरकरार रखा गया है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम अंतरिम बजट 2024 के हवाले से। तो वित्त मंत्री ने अपना जो संबोधन दिया वो भी हमने आपको संबोधन पूरा सुनाया। उन्होंने बताया कि 2027 तक नेट जीरो मिशन पर काम करेंगे। 5 साल में करदाता सेवाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। रोजगार के मौकों में गरीब और महिला, ये चारों का समावेश था इसमें। अब प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ 2 करोड़ घर और स्वीकृत करना, लाखपति दीदी एसएचजी ग्रुप में 3 करोड़ की संख्या को निर्धारित करना, ऐसे कई योजनाएं हैं जो दिखाता है कि एक तरफ वेलफेयर भी है तो दूसरे तरफ 3 कॉरिडोर रेलवे का अनाउंस होना तो एक एक्सपेंडिचर भी है। तो ये समावेशी विकास का इससे बड़ा और कुछ उदाहरण नहीं हो जनसंख्या सकता। कमेटी गठित करने की भी बात कही गई है आज के बजट में, इस पर क्या फायदा? स्वाभाविक है, अब कमेटी जो गठित हुई है उसकी की चर्चा की गई है, आगे उस पर देखा जाएगा। विरोध कर रहा है, विपक्ष कह रहा है ये बजट देश के लिए नहीं है। पता नहीं, देश में ही तो पास हुआ है, ये लोकसभा देश के अंदर ही है, उनको देश नहीं लगता हो तो मैं क्या करूं। बजट पेश हुआ है। और अब रुक करेंगे राज्यसभा का। Written books focusing on Assam's society and policies. His diverse career includes roles as a journalist, editor for prominent Assamese publications, and involvement in various social and human rights organizations. Sri V. Vijendra Prasad, an acknowledged scriptwriter and renowned director, has been a nominated member of Rajya Sabha since July 2022. The honorable member has impactfully presented insights into the various facets of the entertainment industry. He was married to late Shrimati Raja Nandini and has a son S.S. Rajamouli. Honorable members, on your and my own behalf, I wish them a long, healthy and happy life and extend greetings to their family members and friends. Honorable members, the interim Union Budget 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 2024-25. Fiscal Policy Statements 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, a copy each in English and Hindi of the following papers. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Thank you. Honorable members, I have to inform honorable members that panel of vice chairpersons has been reconstituted with the following members. Srimati Ramila Ben Bechar Bhai Bara, Srimati Sima Dwivedi, Dr. Ami Yaznik, Srimati Mosam Noor, Sri Kanak Medla Ravindra Kumar, Sri Prabhakar Reddy Vemi Reddy, Professor Manoj Kumar Jha, Lieutenant General Dr. D.P. Vats Sevanivrit. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Friday, the 2nd February
2024. तो राज्यसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहां की भी कार्यवाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो अंतरिम बजट 2024 पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और इस दौरान खासतौर पर महिलाओं की बात की गई, नौजवानों की बात की गई, रोजगार की बात की गई और किसानों की बात की गई। मेरे साथी आरती मेरे साथ बनी हुई है लगातार। आरती का रुख करेंगे एक बार फिर से। आरती, प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जाहिर सी बात है विपक्ष इससे खुश तो नहीं होगा, क्योंकि अगर खुश हो जाए विपक्ष तो फिर वो रिवायत के भी खिलाफ हो जाता है। पर ज्यादातर लोगों ने कहा है कि ठीक है, अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि चीजें किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाएंगी। आरती। अच्छा देखिए मुमताज, विपक्ष की तरफ से जरूर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और क्योंकि देखिए ये 24 है और इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बजट को लेकर एक तो सत्ता पक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक विपक्ष का। जाहिर सी बात है इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो भी चुकी है। हम बात कर रहे थे कि बजट में किसे क्या मिला। अलग अलग वर्गों की हमने बात की, आपने महिलाओं का जिक्र किया, हमने महिलाओं की बात की। महिलाओं पर हम बात कर रहे थे, हमने किसान तबके की बात की है कि किसान तबके के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। मध्यम वर्ग देखिए किसी भी देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, क्योंकि मध्यम वर्ग वो वर्ग है जिनमें नौकरी पेशा लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, काम करने वाले लोग बड़ी तादाद में होते हैं। मध्यम वर्ग को क्या मिला है? एक तो देखिए अगर हम टैक्स स्लैब वाली बात को छोड़ देते हैं तो मध्यम वर्ग के लिए पहली बार ये हुआ है कि घर और आवास की बात की गई है। मध्यम वर्ग को आवास मिलेगा, घर मिलेगा और मध्यम वर्ग के लिए बाकायदा इसके लिए एक योजना बनाने की बात कही गई है। और बड़ा की महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि थोड़ा लीक से हटकर हम इसे देख सकते हैं। मध्यम वर्ग के लिए योजना बनेगी, किराए के घर, बस्ती या अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने का या बनाने का अगर मौका नहीं है तो उन्हें मौका मिल रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाने हैं और इनमें 2 करोड़ आवास अगले 5 साल में बनने जा रहे हैं। इसको लेकर ये बड़ी बात कही गई है। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मध्यम वर्ग को अक्सर ये कहा जाता है कि मध्यम वर्ग की तरफ से अक्सर शिकायतें होती हैं कि बजट में या तो गरीबों के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन मध्यम वर्ग पर उतना फोकस नहीं किया जाता। लेकिन ये पहला मौका है जब मध्यम वर्ग की आवास की बात कही गई है और अब देखना ये होगा कि मध्यम वर्ग को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि टारगेट अगले 5 साल का रखा गया है। 5 साल एक बड़ी लंबी अवधि होती है और कब तक ये मुकम्मल होता है या केवल एक घोषणा बनकर रह जाती है, मध्यम वर्ग को फायदा मिलता है नहीं मिलता, ये चर्चा का विषय जरूर रहेगा। अच्छा, अब हम अक्सर किसानों की बात करते हैं और किसान वर्ग को लेकर कहा यह जाता है कि पीएम किसान निधि से किसानों को बेहद फायदा मिला है। किसान अपनी खेती बाड़ी में इससे सुधार कर पा रहे हैं। 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से अब तक फायदा मिला है और बड़ी बात यह है कि 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। ये बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि किसान तबके को लेकर कहा यह जाता रहा है कि किसान के पास एक ही आमदनी का जरिया रहता है, खेती किसानी, और अक्सर प्राकृतिक आपदाएं समस्या खड़ी कर देती हैं। ऐसे में किसानों को एक ये मौका देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि किसानों को खेती बाड़ी के साथ साथ प्रयास ये किया जा रहा है कि उन्हें उन चीजों से जोड़ा जाए, चाहे मंडी से जोड़ा जाए, चाहे खेती से होने वाले उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाया जाए। एफपीओ जैसी योजनाएं लाई गई हैं और किसानों के रोजगार में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब पहले भी हालांकि योजनाएं थी कि मत्स्य पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था, पशुपालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाने का प्रयास होगा। देश का एक बड़ा तबका है खेती किसानी से सीधे तौर पर या फिर ये कहें कि किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप मंडी में देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर वो वहां से फसल खरीदते हैं और गली गली जाकर बेचते हैं। तो इस तरह के कई वेंडर्स होते हैं, इनका भी कहीं ना कहीं नाता खेती बाड़ी से है। तो खेती बाड़ी में विस्तार का प्रयास किया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो लक्ष्य सरकार लेकर चली थी, उसी लक्ष्य को एक बार फिर से बजट में दोहराया गया है। कहा यह गया है कि हम किसानों की आर्थिकी को बेहतर करने के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नई नई स्कीमों पर काम करेंगे, नई नई योजनाएं लेकर आएंगे। अभी तक की योजनाओं का बाकायदा ब्यौरा दिया गया है। बड़ा दावा यह किया गया है कि 10 लाख रोजगार उत्पन्न हुए हैं किसानों के लिए और 38 लाख किसानों को पीएम किसान संपदा योजना से सीधे तौर पर फायदा मिला है। अब इस फायदे के अलावा अब किसानों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए न केवल मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य नई नई फसलों से जुड़ा जा रहा है, नई नई तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, बल्कि एफपीओ बनाकर किसानों को सीधा बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं खेती किसानी वर्ग की, तो किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए, यानी कि ड्रोन से खेती हो गई या प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती को साथ लेकर चलना हो, परंपरागत खेती के अलावा नई नई तकनीकें, नई नई फसलें, इनसे जोड़ना हो, इसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के लिए नई स्कीमों को लॉन्च किया जाएगा ताकि किसान वर्ग को आय बढ़ाने के सुनहरे मौके मिल सके। अभी तक ये देखा गया है कि किसान वर्ग के लिए
ना केवल योजनाएं लाई गई हैं बल्कि किसानों को जागरूक करने के लिए किसानों से जुड़ी योजनाओं को सीधे आईटी से जोड़ा गया है ताकि किसान वर्ग तक इसका सीधा लाभ मिले। अंत्योदय उत्थान के लिए प्रयास किया गया है और जिस तरह से आंकड़े वित्त मंत्री ने पेश किए हैं कि हमने किसानों के लिए बड़े टारगेट रखे हैं, देखना ये होगा कि किसान तबके को इन बड़े टारगेट्स का क्या लाभ मिलता है और कितना लाभ मिलता है। मुमताज। ठीक है आरती, आपका रुख करेंगे हम। इस बीच कुछ अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अंतरिम बजट 2024 की तफसील हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी हम लगातार बता रहे हैं। तो बता दें आपको कि किसानों पर, महिलाओं पर फोकस किया गया और आरती, किसानों के लिए आपने बताया तफसील से कि क्या क्या सरकार की तरफ से किया गया, इस पर जोर भी दिया अच्छा खासा वित्त मंत्री ने। बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध वैक्सीनेशन पर उन्होंने जोर दिया। अंतरिम बजट में इस चीज पर खास तौर पर जोर देके उन्होंने बात की है और जैसे कि मैंने कहा 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखने की भी उन्होंने बात कही है। तो आरती, महिलाओं पर भी बहुत जोर दिया गया इस बजट में। देखिए ये पहला ऐसा मौका होगा मुमताज जब हम सर्वाइकल कैंसर का इतना खुलकर जिक्र कर रखे हैं। एक ऐसी बीमारी है जो केवल महिलाओं में होती है, बच्चेदानी का कैंसर, और इसी बीमारी को लेकर ध्यान में रखकर बालिकाओं का वैक्सीनेशन होगा। दुनिया भर में आज कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी डिजीज है। अमेरिका जैसे बेहद विकसित देश में देखा जाता है कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हम भारत की बात करें, एक ऐसा देश जो एक विकासशील देश है और जिस देश में इतनी बड़ी आबादी रहती है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है, उसमें महिलाओं पर फोकस किया गया है। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर का ये इंजेक्शन दिया जाएगा और ये एक तरह की देखिए वैक्सीन है और वैक्सीनेशन का ये बहुत बड़ा प्रोग्राम छेड़ा गया है। आधी आबादी, आप देखिए हम कहते हैं कि आधी आबादी को कितने हक मिलेंगे। आधी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये बीमारी सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं में होती है। इस बीमारी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसके बारे में लोगों के पास जागरूकता की बहुत कमी है। बच्चियों को या महिलाओं को पता ही नहीं होता कि बीमारी के लक्षण क्या हैं। ऐसे में ना केवल वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ये मदद मिलेगी कि हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे, इस बीमारी की रोकथाम कर पाएंगे। माना यह जाता है कि हर साल लाखों ऐसी महिलाएं हैं जो इस बीमारी से ग्रसित होती हैं, जिनकी जान तक चली जाती है और क्योंकि अंतिम स्टेज में जाकर इसका खुलासा होता है, ऐसे में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर से जो जंग एक शुरू की गई है बालिकाओं के लिए, इसमें बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बालिकाओं को ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी और ये एक ऐसा विषय है जो इंटरनेशनल स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कैंसर इस वक्त केवल हमारे देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी एक कह सकते हैं चुनौती बन गया है। आए दिन इसके आंकड़े बढ़ रखे हैं और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी का जो दावा रखा गया है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रखे हैं स्कीम के साथ, तो इसके लिए भी एक बड़ा टारगेट रखा गया है। कहा यह गया है कि हम इसे 3 गुना बढ़ाएंगे। अब इसके लिए भी देखिए आने वाला साल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब आप एक बड़ा टारगेट सेट करके चलते हैं तो राजनीति में बयान हमेशा याद रखे जाते हैं, दावे हमेशा याद रखे जाते हैं। आने वाला दौर तो फिर भी चुनावी है, ऐसे में ये एक बड़ा दावा है और बड़ा एक टारगेट रख भी दिया गया है। महिलाओं को लेकर कहा यह गया है कि हम महिलाओं को इस देश में आधी आबादी को हम पूरा मौका देंगे कि वो खुद को मजबूत कर सके, आत्मनिर्भर कर सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी ये कार्यक्रम चलाया गया था और कहा यह जा रहा है कि करोड़ों के जो लोन है वो सीधे तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिले हैं, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी अपने घर खर्च को बांटने में, अपनी जिम्मेदारियों को बांटने में, आत्मनिर्भर बनने में बढ़ी है। अब लखपति दीदी का ये दावा कर तो दिया गया है और एक बड़ा टारगेट सेट भी कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष के गले ये कितना उतरेगा ये देखना होगा। मुमताज। आरती, एक और खास बात रही अंतिम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने रोजगार और शिक्षा पर कोई खास घोषणा नहीं की, सिवाय इसके कि अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजेस के साथ जोड़ा जाएगा और एक कोष बनाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का ये कॉप्स होगा और खास बात यह कि 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देगा ये कोष जो है। अच्छा ये देखिए, अगर हम पिछले बजट की इस बजट से तुलना करें तो उस बजट में कहा गया था कि हमने 16 लाख रोजगार का दावा किया था कि हम 16 लाख रोजगार देंगे और तकरीबन कहा गया था कि आने वाले 5 साल में हम 60 लाख रोजगार तक दे सकते हैं। हालांकि उसका मॉडल कुछ अलग होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से होगा, लेकिन इस बार रोजगार को लेकर कोई बड़ा आंकड़ा नहीं रखा गया, कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा गया। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष को अब रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि एक फंड बनाने की बात कही गई है, अगर हम बजट को लेकर बात करें तो पिछले बजट में भी कहा गया था कि अमृत काल का बजट है और हम आने वाले 100 साल का एक फ्रेम लेकर चल रखे हैं। इस बार भी देखिए आने वाले समय को लेकर दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन सटीक तौर पर रोजगार को लेकर कोई बड़ा आंकड़ा इस बार पेश नहीं किया गया कि हम इतने करोड़ तक रोजगार देंगे या इतने लाख तक रोजगार देंगे। हालांकि उम्मीद ने किया है उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है
उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी आपने सुना। बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। आरती मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है मेरे साथ। जी आरती, अपनी बात मुकम्मल करें आप। अच्छा, देखिए, रोजगार की हम बात कर रहे थे। अब कहा यह भी जा रहा है कि महिलाओं को हम रोजगार इस माध्यम से दे रहे हैं कि महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ रही हैं और यही कहा गया है कि हम स्वरोजगार पर ज्यादा फोकस कर रखे हैं। हालांकि देखिए, सटीक से कोई आंकड़े की हम इस पर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने जिक्र ग्रामीण क्षेत्र का भी किया है, प्रधानमंत्री आवास का भी जिक्र किया है और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो संख्या है वो ज्यादा ग्रामीण इलाके में है। ऐसे में उनकी तरफ से जो कहा गया, जो दावा किया गया, यही किया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमने महिलाओं को रोजगार दिया है। लेकिन लखपति दीदी का एक तरफ जरूर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कितने करोड़ लोगों को रोजगार मिला है इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि महंगाई को लेकर अक्सर देखिए विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसका एक जरूर जवाब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने जरूर दिया है। उन्होंने कहा है कि औसतन वास्तविक आमदनी देश में 50% बढ़ गई है। ऐसे में महंगाई दर हम संभाल पा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन बढ़ती महंगाई देखिए विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 24 के चुनाव है, बेहद नजदीक है और चुनावों में विपक्ष के पास कुछ ही ऐसे विशेष मुद्दे हैं जिनमें से महंगाई एक है। महंगाई की बात कर लीजिए आप, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार का जिक्र विपक्ष करता है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये दो मुद्दे हैं जो विपक्ष बहुत तेजी से उठा सकता है। क्योंकि महंगाई को लेकर ये कहा गया कि हम अच्छा कर रहे हैं, देश में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है, लेकिन महंगाई को घटाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। आने वाले दिनों में कितना और रोजगार दे पाएंगे इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। लेकिन एक अंतरिम बजट होने के नाते बहुत उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन हाँ, क्योंकि चुनावी बजट हो सकता था, ऐसे में उम्मीदें बहुत ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, 5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 25 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, 25 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਖੁਦ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਖਲਾ ਉਹ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, लेकिन किते ना किते महसूस होता है कि ज़मीनी हकीकत जिहड़ी अज दे नौजवानों की हैगी, किसानां दी हैगी, लोकां दी हैगी, ते इह सरकार जिहड़ा एक बड़ा सुनहरी चित्र दिखा रही है सामने, उहदे विच बहुत जमीन आसमान दा अंतर हैगा। जाहिर है विपक्ष की तरफ से नाखुशी का इजहार किया जा रहा है। अब अंतरिम बजट को लेकर आरती बनी हुई है लगातार हमारे साथ। आरती, टैक्स स्लैब में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। नहीं पाई हूँ, आवाज बहुत कम आ रही है मुमताज, लेकिन हम बजट की चर्चा कर रहे थे। हम बजट पे बात करें तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट की शुरुआत की तो उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा बजट लेके आए जो समावेशी है, समान तौर पर विकास किया जाएगा। इसके बाद जिस तरह से हम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं, विपक्ष का कहना है कि कोई बड़ा बदलाव किया नहीं गया है, ना अन्नदाता के लिए कुछ किया गया है, ना गरीबों के लिए कुछ किया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हम एक समावेशी बजट लेकर आए हैं और ये बजट आने वाले दिनों में रोजगार को जनरेट करेगा, आने वाले दिनों में भविष्य की नींव रखेगा। लेकिन ये वो तमाम
तमाम बातें हैं जिनके हम कह सकते हैं कि चुनावी बातें हैं, क्योंकि भले ही सत्ता पक्ष का ये दावा हो कि हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन बजट में क्या उतना क्लियर नजर आता है। बजट में ये जरूर नजर आता है कि समावेशी बजट है, आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया गया है और बड़े आंकड़े भी दिए गए हैं, लेकिन रोजगार एक बड़ा विषय था, महंगाई एक बड़ा विषय था। माना यह जा रहा है कि ये वो विषय हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया गया है और विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है बजट के बहाने से सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने का। अब आप बजट में देखिए कि रेलवे के लिए ऐलान किया गया है, कहा यह गया है कि हम रेलवे की जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ाएंगे, रेलवे का दायरा और बढ़ाएंगे ताकि बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिले। और रेलवे के लिए 3 कॉरिडोर होंगे, ऊर्जा से जुड़े खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे ताकि देश में व्यापार की गति बढ़ी रहे। और पीएम गति शक्ति के तहत उन्होंने कहा है कि हम इसे अलग से पहचान भी देने वाले हैं। 40,000 सामान्य बोगियां वंदे भारत के पैमाने के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधा को। अच्छा देखिए, रेलवे में सबसे बड़ी समस्या भीड़ की ही रहती है, क्योंकि हम रेलवे की जब भी बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जाएगा और ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन रेलवे में वो भीड़ अब भी नजर आती है। आम जनता को आज भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ का सामना करना पड़ता है ट्रेनों में, और ये जो भीड़ का एक बड़ा एक विषय रहा है, इसको टैकल करने के लिए कहा जरूर गया है कि 40,000 नई बोगियां हम जोड़ देंगे, वंदे भारत ट्रेन के मॉडल को हम और ज्यादा विकास देंगे। लेकिन रेलवे के लिए भले ही कुछ बजट भी बढ़ाया गया हो, लेकिन रेलवे के लिए क्या कुछ बहुत बड़ा ऐलान किया गया है? नई ट्रेनों का कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं है, क्योंकि देश में आज हम वो एक देश बन गए हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। उस लिहाज से इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बहुत सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना करना भी होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दावा जरूर किया गया है कि हम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, लेकिन कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया गया है। यही वजह है कि विपक्ष इस वक्त इस बजट को लेकर सीधे तौर पर हमलावर है सत्ता पक्ष पर, क्योंकि विपक्ष को भी शायद ये उम्मीद रही होगी कि चुनावी साल है, 24 का साल है, ऐसे में अंतरिम बजट में शायद कुछ बड़ा ही खास होगा। लेकिन विपक्ष के निशाने पर अब सत्ता पक्ष आ गया है। सत्ता पक्ष इसे किस तरह से देखता है, अब लगातार उसकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष का कहना यही है कि बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार ने अनदेखा किया है, किसानों के मुद्दे को अनदेखा किया है। हालांकि सरकार का दावा है कि हमने लाखों किसानों को पीएम किसान निधि से और सरकार की योजनाओं के जरिए फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। अब सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों पर भी विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप लाखों लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हो, लेकिन क्या आप रोजगार नहीं दे पाए हो, इसीलिए मुफ्त अनाज देने की जो स्कीम है उसे बढ़ा दिया गया है। अब सरकार की तरफ से पूरे बजट को समावेशी बजट कहा गया कि जो बजट है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का है। यानी कि आने वाले दिनों में प्रयास ही किया जाएगा कि और ज्यादा फोकस इस बात पर किया जाए कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिले, अनुसंधान को बढ़ावा मिले, जवान और किसान को बढ़ावा मिले। लेकिन किसानों के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि रोड मैप का जिक्र मुमताज इसमें किया गया। जी आरती, बेहद शुक्रिया इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।